शोल्डर एक बहुत ही कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ये हमारे अपर आर्म की बोन ह्यूमरस, क्लेविकल और शोल्डर ब्लेड की बोन से मिलकर बना हुआ होता है। हमारे रोटेटर काफ मसल शोल्डर ब्लेड की बोन से निकलकर एक्रोमियन बोन के नीचे से होते हुए अपर आर्म की बोन पर लगते हैं। अगर किसी वजह से ये रोटेटर काफ मसल एक्रोमियन बोन के साथ रगड़ खाना शुरू हो जाए तो उससे इन मसल के अंदर छोटे छोटे माइक्रो ट्रॉमा या इंजरीज हो जाती हैं। इन माइक्रो ट्रॉमा या इंजरीज की वजह से इन मसल के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है। इस इन्फ्लेमेशन की वजह से हमारे शोल्डर के अंदर पेन और स्टिफनेस रहना शुरू हो जाती है। इस ओवरऑल कंडीशन को, जिसके अंदर मसल बोन के साथ रगड़ खाते हैं, इसको हम शोल्डर इंपिंजमेंट बोलते हैं। शोल्डर इंपिंजमेंट के काजेज को समझने से पहले हमें ये पॉइंट समझना बड़ा ज़रूरी है कि हमारे रोटेटर का मसल और एक्रोमियन बोन के दरमियान में एक स्पेस होती है जिसको हम सब एक्रोमियल स्पेस बोलते हैं। वो तमाम वजूहात जिनसे ये स्पेस कम होती है उससे हमें रोटेटर काफ इंपिंजमेंट होती है। आइए एक एक करके इन रीज़न को समझते हैं जिनसे ये सब एक्रोमियल स्पेस कम होती है। शोल्डर इंपिंजमेंट के नंबर 1 काज की बात की जाए तो है रोटेटर काफ मसल वीकनेस। रोटेटर काफ मसल हमारे शोल्डर के बहुत ही अहम मसल हैं। ये 4 छोटे छोटे मसल हैं जो कि अपर आर्म की बोन पर लगे हुए होते हैं। इनका मेन काम हमारे शोल्डर जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना है। अगर किसी वजह से इन मसल के अंदर वीकनेस आ जाए तो हमारे अपर आर्म की बोन स्लाइटली ऊपर तरफ मूव करना शुरू हो जाती है, जिससे हमारे रोटेटर काफ के मसल एक्रोमियन बोन के साथ रगड़ खाना शुरू हो जाते हैं, जिनसे हमारी शोल्डर इंपिंजमेंट होना शुरू हो जाती है। नॉर्मली ये ओवरहेड एक्टिविटीज करने वाले लोगों में देखा गया, जैसे क्रिकेटर्स, जैसे टीचर या स्विमर। क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है कि लोग अपने मेन मसल जैसे डेल्टाइड होता है उसकी स्ट्रेंथ पे तो बहुत काम करते हैं, लेकिन रोटेटर का मसल को स्ट्रांग नहीं करते। हम आपके वीडियो के ट्रीटमेंट पोर्शन में ये बताएंगे कि इन मसल को कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं ताकि हम शोल्डर इंपिंजमेंट से बच सकें। शोल्डर इंपिंजमेंट के नंबर 2 काज की बात की जाए तो वो हमारा बैड पोस्चर या पुअर पोस्चर है। नॉर्मल जब हमारा पुअर पोस्चर होता है या बैड पोस्चर होता है तो हमारे चेस्ट मसल के अंदर काफ़ी स्टिफनेस या टाइटनेस आ जाती है। इन चेस्ट मसल जब स्टिफ और टाइट होते हैं तो शोल्डर ब्लेड की बोन को थोड़ा सा आगे पुल कर लेते हैं, जिससे हमारे रोटेटर का मसल और एक्रोमियन बोन के दरमियान में स्पेस काफ़ी कम हो जाती है और शोल्डर इंपिंजमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट है वो हमारे गुड पोस्चर हैबिट्स और चेस्ट की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं। वीडियो के होम ट्रीटमेंट पोर्शन में मैं आपको बताऊंगा कि इनकी कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिससे आप चेस्ट मसल की स्टिफनेस को कम कर सकते हैं। शोल्डर इंपिंजमेंट के नंबर 3 काज की बात की जाए तो हमारी एक्रोमियन बोन की एबनॉर्मेलिटी है। नॉर्मली एक्रोमियन बोन एक फ्लैट सरफेस है और रोटेटर का मसल्स के नीचे से गुजर रहे होते हैं और इनके दरमियान में इंपिंजमेंट नहीं हो रही होती। अगर किसी वजह से जैसे बाय बर्थ कुछ लोगों में ये बोन हुक होती है या वो नोकदार होती है, उन लोगों में इस बोन के साथ रोटेटर का मसल के रगड़ खाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वो बाय चांस कोई ऐसा प्रोफेशन ले लें, जैसे फ़र्ज़ करें टीचर या स्विमर या ओवरहेड थ्रो करते हैं, उन लोगों में इस बोन और मसल के दरमियान रगड़ खाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एक्रोमियन बोन की एबनॉर्मेलिटी भी शोल्डर इंपिंजमेंट का एक बड़ा काज होती है। शोल्डर इंपिंजमेंट के नंबर 4 काज की बात की जाए तो वो एज है। मेरे पास जब पेशेंट 50 ईयर से ज़्यादा आते हैं तो हम उनका शोल्डर का एक्सरे ज़रूर करवाते हैं, क्योंकि कई दफ़ा देखा गया है कि हमारी एक्रोमियन बोन के नीचे एक नोक बन जाती है और वो नोक जो है इस मसल्स के साथ रगड़ खा रही होती है। तो इसलिए एज एक सेल्फ एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको हमें देखना ज़रूरी है।